नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य के बारे में चर्चा करूंगा। आप जानते हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर 2022 से काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं और वो बिहार में काफ़ी पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई है और वो 2025 नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी सभी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रशांत किशोर जी 2014 में लाइमलाइट में आए, जब उन्होंने बीजेपी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम किया और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसमें प्रधानमंत्री मोदी बने। इसमें प्रशांत किशोर को काफ़ी ख्याति मिली क्योंकि इनकी भाजपा और एनडीए की सरकार बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रशांत किशोर जी उसके बाद देश की कई पार्टियों के लिए कई स्टेट में काम किया। 2015 में बिहार में जनता दल यू के लिए, 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए, 2019 में आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के लिए, 2020 में दिल्ली में आप के लिए, 2021 में बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके के लिए काम किया। और प्रशांत किशोर की खासियत ये है कि जिस पार्टी के सर पर उन्होंने हाथ रखा, पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम किया, उस पार्टी को 100% सफलता मिली। ये इनकी खासियत है और इससे इनकी ख्याति काफ़ी बढ़ गई। 2026 में भी वो तमिलनाडु में विजय थालापति की पार्टी के लिए वो अनुबंध किया है और उन्होंने घोषणा की है तमिलनाडु में कि वो विजय थालापति की सरकार तमिलनाडु में बना के रहेंगे। तो अब देखना है कि तमिलनाडु में क्या होता है। लेकिन अभी हम बिहार में प्रशांत किशोर जी के राजनीतिक करियर के बारे में चर्चा करेंगे और ये विचार करने की कोशिश करेंगे कि बिहार में उनकी क्या संभावना है और वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में निभा सकते हैं। 2 अक्टूबर 2022 में उन्होंने बिहार में जन स्वराज अभियान की शुरुआत की और इन्होंने लगभग 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जिसमें वो गांव-गांव गए, किसानों से, गरीबों से, मजदूरों से उन्होंने संपर्क किया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनसे उनको जागरूक करने में वो काफ़ी सक्रिय हुए और उनकी कई समस्याओं को उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से उजागर किया, जिसमें शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, उद्योग, विकास, ये सारे मुद्दे हैं जो बिहार के विकास के लिए उसके उन्होंने 10 साल का रोड मैप तैयार किया और वो लोगों के बीच गए। प्रशांत किशोर जी को इससे लोगों का काफ़ी समर्थन भी मिला और वो 2024 में जन स्वराज पार्टी बना करके बिहार में ज़्यादा सक्रिय हो गए। 2 अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की और 13 नवंबर 2024 को बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर मिड टर्म पोल हुआ, उसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए। ये जगह थे इमामगंज, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, ये 4 जगह थे। इसमें हालांकि प्रशांत किशोर जी की पार्टी कहीं से जीत नहीं पाई,
लेकिन इनकी पार्टी को 10.6% वोट मिला वहाँ पर, एवरेज वोट। इसमें कहीं पर तो 22% भी मिला, कहीं पर 4%, 5% भी मिला। इस तरह से एवरेज उनका 10.6% है। ऐसे में अभी 2025 में प्रशांत किशोर जी फिर बदलाव यात्रा निकाल चुके हैं और वो फिर से एक नए सिरे से लोगों के बीच में संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को काफ़ी सक्रिय करने का प्रयास किया है और उन्होंने घोषणा की है कि बिहार के सभी सीटों पर वो अपने कैंडिडेट देंगे। और ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी जैसा मिड टर्म पोल में 10.6% उनको वोट आया, अगर वो अपने सीट में 5 से 10%, मतलब 15 से 20% अगर वो ले आते हैं, 5 से 10% भी अब बढ़ोतरी कर पाते हैं, तो वो बिहार में कम से कम 10 से 15 सीट जीत सकते हैं, 20 भी जीत सकते हैं। तो ऐसे में जैसा हम देखते हैं कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में काफ़ी कांटे की लड़ाई होती है। वोटों का भी बहुत कम अंतर होता है। अगर हम 2020 में देखें तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में ये लगभग 1% वोट का अंतर रहा और सीटों का भी बहुत कम अंतर रहा। एनडीए को 125 सीट और महागठबंधन को 110 सीट आया। ऐसे में अगर 5 से 10 सीट भी अगर इधर से उधर हो जाए तो सरकार बदल सकती है। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशांत किशोर 10 से 15 सीट भी अगर बिहार में लाने में सफल हुए तो वो बिहार में एक डिसिसिव भूमिका में होंगे और बिहार के सरकार बनाने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में होंगे। दोस्तों, हमारा ये विवेचना आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट में आप लिखें ताकि हमें भी जानकारी मिले। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।